Hello everyone, welcome to Be Education. My name is Ajay and today we are going to start our verb. देखो वर्ब जो हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम कम से कम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा होने वाला है। इसमें हम सारी की सारी चीज़ें कवर कर लेंगे जो हमारे एक वर्ब के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ब से। देखो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज वर्ब, कि कोई भी वर्ड है जो हमारा किसी एक्शन यानी कि किसी काम को दर्शाता हो वो वर्ब कहलाता है। वर्ब को जो हम क्लासीफाई करते हैं ना वो करते हैं हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में वो आती हैं जैसे कि हमारे मॉडल्स हो गए, उसके बाद हमें मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। कुछ हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हमने टेंस में पढ़ ली हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ये सारी की सारी हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो पार्शियल हेल्पिंग वर्ब इनको बोला जा सकता है, जैसे कि यूज टू हो गया, डेयर और नीड हो गया। यूज टू जब मॉडल का काम करेगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब काम करेगा, अदरवाइज ये हमारा एक एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग भी काम करता है। सेम केस ऐसा ये डेयर और नीड का, ये मेन वर्ब भी हो सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती। और इसी तरह से जो इज, एम, आर, वाज, वर हैं, ये सब की सब हमारी बी की फॉर्म है। ठीक है, और बी की फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और ये मेन वर्ब भी हो सकती है। और जितने भी हमारे मॉडल्स होंगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होंगे। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ought टू, ये कभी भी जितने भी मॉडल्स हैं ये कभी भी हमारे एक ये वाले जो मॉडल्स हैं कभी भी हमारे मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते, हमेशा ही हमारे हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। इस बात को ध्यान रखना आपने। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल गिवन है यूज टू को लेके, उसको देख लीजिए कि कैसे ये एडजेक्टिव का काम करता है, कैसे ये हमारा वर्ब का काम करता है। आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब जो हमारी एम लगी हुई है, और एम के साथ हमें पता है वी1 प्लस आई एन जी आता है यानी कि स्लीपिंग। तो बीच में जो आएगा ना ये क्वालिफाई कर रहा है किसी को, किसको क्वालिफाई कर रहा है, आदि कौन है, यहाँ पे आई को क्वालिफाई कर रहा है। और जो किसी नाउन या प्रोनाउन को यानी कि सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ये हमें बेसिक डेफिनेशन पता होती है। ठीक है, जैसे नीड और डेयर का हमने कहा था मॉडल भी हो सकते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, मेन वर्ब भी हो सकते हैं। जब भी ये हेल्पिंग वर्ब होंगी तो ये हमारे मॉडल की तरह काम करेंगे। उसके बाद हम हमेशा V1 ही लेंगे, ये याद रखना, नीड और डेयर के साथ। यू नीड नॉट कम हियर, ये हमारा बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी जब इनके यूज़ पढ़ेंगे तब इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम कुछ और बेसिक्स होते हैं हमारे है वर्ब के जो देख लेते हैं। ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि मॉडल्स आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब्स, कि जो जितने ही मॉडल्स हमारे कभी मेन वर्ब के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं होंगे, दे आर ओनली यूज एज हेल्पिंग वर्ब्स, ये केवल हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही यूज होंगे। आई कैन लिफ्ट द बुक्स, शी शुड वर्क हार्ड। और ये चीज़ आप मार्क करके रख लेना हमेशा के लिए कि मॉडल के साथ हमेशा V1 ही आएगी, चाहे कोई भी मॉडल हो। हमने जैसे फ्यूचर टेंस पढ़ा था उसमें विल सेल पढ़े थे, ये हमारे मॉडल्स थे, उनके साथ हमने हमेशा V1 लिया है, चाहे वो बी लिया हो साथ में या फिर हैव लिया हो। ठीक है, लेना इनके साथ हमेशा V1 ही यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है। क्लियर है? तो चलिए अब एक एक करके सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैन और कुड को हम किसी भी सेंटेंस में किस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, फिर कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा कैन होता है ना वो डिनोट करता है हमारी किसी पावर को, एबिलिटी को या फिर कैपेसिटी को। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, इसमें सिंपल पता लग रहा है कि ये उसकी एबिलिटी है, पावर है, कैपेसिटी है कि वो एक बॉक्स उठा सकता है। ठीक है, कुड सेम इसी हिसाब से यूज़ होता है, पास्ट पावर, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी दिखाने का। यानी कि कोई बंदा है जो अभी नहीं उठा सकता लेकिन पहले उठा सकता था। ठीक है, ये उसकी पास्ट की पावर थी, कोई एबिलिटी थी। ही कुड लिफ्ट द बॉक्स, कि वो एक बॉक्स उठा सकता था। ठीक है, कैन कुड का बेसिक यही है कि कैन जो होता है वो हमारी करंट की जो पावर एबिलिटी होती है उसके लिए, और कुड होता है जो हमारी पास्ट की भी पावर एबिलिटी होती है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कैन इज ऑल्सो यूज फॉर टेकिंग, गिविंग परमिशन। कैन जो है उसको यूज़ करते हैं हम परमिशन लेने देने के लिए। कैन आई कम इन, यू कैन गो नाउ, ये बेसिक ऐसे हैं। कैन आई कम इन में तो हम परमिशन मांग रहे हैं किसी से, गिविंग परमिशन हो गया। यू कैन गो नाउ इसका मतलब हम ये है टेकिंग परमिशन है। ठीक है,
देखो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को कैन डिनोट करता है और कुड डिनोट करता है रिमोट पॉसिबिलिटी को। थ्योरेटिकल का ये है कि ये पॉसिबल है, सबके लिए समान है। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि ये शायद सच है शायद नहीं है, ठीक है। दोनों में फ़र्क इतना है, कैन वाली है जो कि सच है, कुड वाली शायद सच है शायद नहीं है। देखो एवरी वन कैन मेक ए मिस्टेक, कि हर कोई गलती कर सकता है, हाँ हर कोई कर सकता है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, कि तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बॉम्ब प्रेजेंट हो, बॉम्ब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कुड में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन कैन में पॉसिबिलिटी रहती है कि होगा ही, ठीक है। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया तो नेक्स्ट चलें, देखें इनका यूज़। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, कैन जो हमारा फ्रेंडली रिक्वेस्ट को शो करता है, कुड करता है जो हमारे फॉर्मल रिक्वेस्ट को। फ्रेंडली का मतलब ये है कि जो हमारे फ्रेंड्स रिलेशंस में होते हैं ना, हम उनसे कुछ चीज़ें मांगते हैं या उनसे कोई रिक्वेस्ट करते हो, फ्रेंडली होती है, हमें उनको कोई रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि जो बंदा है जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिस्पेक्टेड पोजीशन पे है, उसको हमें रिस्पेक्ट देनी ही होगी बात करने के लिए। कैन आई टेक योर स्कूटर, हम किसी से बाइक मांग रहे हैं, उसकी बोल सकते हैं सिंपल, भाई स्कूटर दे दे। ये हमारी एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट होगी बिल्कुल। फॉर्मल रिक्वेस्ट को आप ऐसे समझ लिए, आपसे कोई सीनियर पर्सन है उससे आपने बात करनी है, या फिर आपके टीचर हैं, वहाँ पे मे की जगह कुड लगा सकते हो, मे आई कम इन सर लिखते हैं ना, कुड आई कम इन सर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। यानी कि कुड आई टॉक टू मिस गीता, यानी कि मिस गीता जो है एक रिस्पेक्टेड पर्सन है जिनसे हमें बात करने की परमिशन लेनी पड़ रही है, तो इसको बोलते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट। अब ये वाला थोड़ा ध्यान से समझिए। एक वर्ड हमारा एबल टू, आई एम एबल टू डू दिस थिंग। एक वर्ड है हमारा कैन और कुड, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। किसी चीज़ में समर्थ होना, दोनों का मतलब सेम निकल के आता है। जब दोनों का मतलब ही सेम निकल के आ गया तो हम एक ही सेंटेंस में दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन बी एबल टू लिफ्ट द बॉक्स, या तो हम सिंपल लिख सकते हैं यू कैन लिफ्ट द बॉक्स, यू कैन लिफ्ट द बॉक्स, या फिर यू आर एबल टू लिफ्ट द बॉक्स, सिर्फ ऐसे कर सकते हैं। या तो हम कैन यूज़ करेंगे या फिर एबल टू, दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे, हम दोनों के दोनों यूज़ नहीं कर सकते, इस चीज़ पे स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। या तो हम यहाँ से कैन हटा दें या फिर एबल टू हटा दें, कोई भी एक हटा दो, लेकिन यूज़ सिर्फ एक ही करना है, इस चीज़ पर ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। इतना समझ में आया तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मे, माइट और मस्ट। तीनों को कंपेयर करके चलेंगे क्योंकि तीनों यूज लगभग सेम सिचुएशंस में होते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। मे जो है वो हमारा पॉसिबिलिटी दर्शाता है। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है नीदर लेस नॉर हाई, सिर्फ पॉसिबिलिटी है, वो कितने परसेंट है, कितने परसेंट सच, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। माइट जो दिखाता है वो पॉसिबिलिटी लेस दिखाता है, यानी कि इसके होने के चांसेस कम है, एक संभावना है लेकिन कम पॉसिबल है, यानी कि उसको सही होने के चांसेस बहुत ही कम है। इन इसी केस में जो मस्ट पॉसिबिलिटी दिखाता है ना, उसके होने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। आप यूँ समझ लिए मे के केस में हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कम है या ज़्यादा है। माइट लगा हुआ है मतलब कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है, मस्ट लगा हुआ मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एक इतना समझ में आ गया, एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इट मे रेन टू नाइट, यानी कि आज रात बारिश हो सकती है। बोल सकते हैं 50-50 चांसेस हैं कि होगी या नहीं होगी, हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। सेम केस देखिए माइट का, ही माइट पास द एग्ज़ाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डो नॉट हैव मच होप, कि जिस हिसाब से वो इंटेलिजेंट है ना, मुझे उससे उम्मीद तो नहीं है, फिर भी वो एग्ज़ाम पास कर सकता है। यानी कि वो कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है नहीं, उससे कुछ उम्मीद भी नहीं है, फिर भी बोल रखे कि शायद कर सकता है, यानी कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है, यानी कि बहुत कम संभावना है कि वो एग्ज़ाम पास करेगा, ठीक है। ऐसे ही आप मस्ट में देखिए, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाई ए फ्लाइट, ही मस्ट बी रिच, कि वो 5 स्टार होटल में रहता है, फ़्लाइट से ट्रैवल करता है, इसका मतलब यही है कि वो अमीर होगा, इसकी संभावना बिल्कुल बनती है। कोई गरीब आदमी तो ये काम कर नहीं सकता ना कि 5 स्टार्स में हज़ारों रुपए का खर्चा आ गया, फ़्लाइट की टिकट पे हज़ारों रुपए का खर्चा आ गया,
ये गरीब के आदमी के बस की बात भी नहीं है, तो अमीर ही होगा इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, मस्ट। ठीक है, आई होप तीनों में बेसिक डिफरेंस आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इनके क्या क्या यूजेस और हो सकते हैं इनसे अलग। देखिए, मे एक्सप्रेस विलिंगनेस इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी से प्रार्थना कर रहे होते हैं या किसी के लिए दुआ मांग रहे होते हैं। ऐसे में हम मे को जो मे का यूज़ करते हैं ना, हमारी इच्छा दर्शाता है कि इन सेंटेंस में हमारी इच्छा क्या है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। यहाँ पे मे हमारी इच्छा दिखा रहा है, हमारी इच्छा क्या है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो या तुम ज़्यादा जियो। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब हम विलिंगनेस की बात करें वो हमेशा मे ही यूज करेंगे। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बहुत हैं। मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान की तुम पे कृपा हो, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम हमेशा मे ही यूज़ कर सकते हैं। सिंपल गॉड ब्लेस यू भी बोल सकते हैं, लेकिन मे गॉड ब्लेस यू हमारी विलिंगनेस को अच्छे से शो कर पाता है। ठीक है, देखो, जब भी कहा किसी सेंटेंस में मे का यूज़ करें ना, रिस्पेक्ट या रिक्वेस्ट के सेंस में, तो हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही यूज़ होगा। डायरेक्ट सेंटेंस में हम रिस्पेक्ट या रिक्वेस्ट नहीं दिखा सकते, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस। रिक्वेस्ट करनी तो ऑब्वियसली क्वेश्चन करना पड़ेगा, मे आई कम इन, मे आई गो फॉर टॉयलेट, मे आई गो फॉर वाटर। ये हम स्कूल में अक्सर यूज़ कर सकते हैं हमारे टीचर और मैम के लिए। ठीक है ना, सारे के सारे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए, पॉसिबली और लाइकली। देखो, मे का भी मतलब हमने वही दिखा था कि पॉसिबिलिटी है, चांस है, होगा या नहीं होगा, कितने हैं वो मैं नहीं पता। पॉसिबली और लाइकली का मतलब भी यही तो है कि चांस कितने हैं किसी चीज़ के होने के। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, कैन को कुड को कभी एबल टू के साथ यूज़ नहीं कर सकते, इसी तरह से हम मे को कभी भी पॉसिबली और लाइकली के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ही मे पॉसिबली कम टुमारो, देखो मे और पॉसिबली दोनों एक साथ यूज़ किए हुए हैं ना, तो सेंटेंस हमारा गलत है, तो यहाँ से हमें इसको पॉसिबली को हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो तो बताओ। इसको ठीक करने के लिए मे की जगह हम कैन कर सकते हैं, ही कैन पॉसिबली कम टुमारो, क्योंकि कैन हमारा संभावना नहीं दर्शाता। या फिर डायरेक्ट पॉसिबली बिल्कुल ही हटा दो, ही मे कम टुमारो, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भी ये सिर्फ पॉसिबिलिटी ही दर्शा रहा है। मे का मतलब ही है हमारा पॉसिबिलिटी दर्शाना। ठीक है, अगर क्लियर हो तो नेक्स्ट देखें। देखो, एक बार इन वर्ड्स को मार्क कर लो, सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, बेसिकली ये कुछ नहीं होते, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम प्रिंसिपल क्लोज बोल देते हैं और दूसरे को सबऑर्डिनेट क्लोज बोल देते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि सबऑर्डिनेट हमेशा उसको ही बोलेंगे जो हमारा किसी कंजक्शन से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो हमारा कंजक्शन से स्टार्ट होगा टेंस का, किसी भी सेंटेंस का, वो वाला पार्ट हमारा सबऑर्डिनेट होगा। उसके अलावा जो बच गया वो हमारा प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो यहीं पे बात करते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल क्लोज है ना, यानी कि सेंटेंस का वो पार्ट जो किसी भी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं है, वो अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में है और सबऑर्डिनेट क्लोज हमारा स्टार्ट होता है दैट से, सो दैट से, इन और दैट से, और ये किसी पर्पज़ को शो करता है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे मे यूज़ करेंगे। देखो, इसमें लिखा हुआ है वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, हमारा पर्पज़ इसमें ये है जिंदा रहने का। और प्रिंसिपल क्लोज में हम काम क्या करते हैं कि वी ईट, हम खाते हैं। ठीक है, सो दैट के बाद जो हो गया हमारा सबऑर्डिनेट, और इसमें हमारा पर्पज़ क्या है, जिंदा रहने का, इसलिए हम खाते हैं, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, मे। ठीक है, अब देखो, जो मस्ट है, एक तो हो गया कि हमारा बहुत ज़्यादा संभावना उसको दर्शाने के लिए यूज़ हो गया। एक होता है कोई चीज़ कंपलसरी है, उसके लिए भी हम मस्ट यूज़ कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट फिल द फॉर्म विद एक्यूरेट डिटेल्स, कैंडिडेट्स को जो अपना फॉर्म है बिल्कुल सही डिटेल्स के साथ फिल करना है, वरना कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, उसका फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। ये सब हमारे लिए नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, बिल्कुल कंपलसरी होती हैं, तो इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। नेक्स्ट, मस्ट शो करता है एक फिक्स डिटर्मिनेशन, कोई किसी की दृढ़ इच्छा है उसको दिखाने के लिए हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, इंडिया को वर्ल्ड कप जितना होगा, ये बिल्कुल इसके लिए ज़रूरी हो रखा है, इसकी दृढ़ इच्छा है। ठीक है, ऐसे ही मस्ट एक्सप्रेस करता है हमारी ड्यूटी को,
ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सिपाही को जो अपने देश के लिए लड़ना ही है, ये इसकी ड्यूटी है। क्लियर है? चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धीरे धीरे करेंगे इसको, ये टफ भी होता है वर्ब थोड़ा समझना, और टॉपिक्स बहुत बड़ा है, तो इसको बिल्कुल स्लो स्लो करेंगे, अच्छे से करेंगे। आप आज के लिए इतना ही। थैंक यू आपके लिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चलो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।